दोस्तों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग में क्या अपडेट चल रहा है, आज इसी बारे में बातचीत करेंगे। अभी तक बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं, इतनी सैलरी बढ़ेगी, कोई फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा है। आखिर ये खबरें आ कहां से रही हैं? अभी तक सरकार की कितनी मीटिंग्स इस बारे में हुई हैं? आयोग को गठन को सरकार ने ज़रूर मंजूरी दी है, लेकिन अभी आयोग का चेयरमैन कौन होगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। 7वां जो वेतन आयोग था उसके चेयरमैन थे जस्टिस अशोक कुमार माथुर। छठा आयोग बना था उसके चेयरमैन थे जस्टिस BN श्रीकृष्ण। लेकिन 8वें आयोग के चेयरमैन का अभी इंतजार है। उम्मीद है कि बहुत जल्द उसकी घोषणा हो सकती है और उसके बाद सदस्यों की घोषणा होगी। लेकिन अभी तक जो इसके बारे में मीटिंग्स हुई है सरकार के प्रतिनिधियों और जो कर्मचारियों की जो एसोसिएशन है उसके बारे में जो कुछ अपडेट है आज उस बारे में बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर OP गुप्ता जी। आप वीडियो को आखिर तक सुनना, अपने कमेंट्स जरूर करें और जो भी कोई अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर आएगा हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब शेयर करें। अब बात करते हैं। नमस्कार सर जी, अभी तो जो 8वां वेतन आयोग है मेंबर भी नहीं बने, खबरें बहुत आ रही हैं, हम लगातार अपडेट दे रहे हैं जितनी भी अब तक मीटिंग हुई है। क्या अपडेट है अभी इसके बारे में? देखिए, सभी साथियों को नमस्कार। जनवरी में जैसे ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई थी जी, तब से लेकर आज तक सिर्फ चर्चाओं का दौर जारी है जी, कि फिटमेंट फैक्टर इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि एक वेतन आयोग जब गठित होता है घोषणा के साथ ही एक मंत्रालय को काम दिया जाता है जी, कि वो उसके ऊपर काम करना शुरू करें। जी, फिर एक तरफ सरकार है, एक तरफ एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशंस हैं इकट्ठी, जी, जिसको हम NCJCM बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड आपकी जॉइंट कंसुलेटिव मशीनरी जिसको बोलते हैं, जो बहुत सारी एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एम्प्लॉयज़ की जितनी भी डिमांड हैं सरकार के पास जाती हैं तो उनके थ्रू ही जाती हैं। आप ये मानकर चलो जी। अब घोषणा हुई और तब से ही लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि हमें फिटमेंट फैक्टर इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। वो सारा काम आयोग के चेयरमैन और आयोग के मेंबर्स होने के बाद जब वो काम करेंगे तब होगा जी। और एक आयोग के अगर हम पीछे की बात देखें तो ऑलमोस्ट 1.25 साल से लेके 1.5 साल तक का समय लगता है जी उसको फाइनलाइज होने में, क्योंकि मेंबर्स बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, उसके बाद पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेंगे जी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि सरकार ये बताएगी कि आपने इन मुद्दों पर काम करना है। उस चीज़ को ध्यान में रख के फिर महंगाई को ध्यान में रखे, जो 80 बड़े शहर के उन शहरों में लिविंग कॉस्ट में कितना डिफरेंस है जी, रूरल एरियाज में क्या पोजीशन है, उन सब को लेके फिर अलग अलग एसोसिएशंस भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं। अलग अलग स्टेट्स में उनको विजिट करनी होती है, उसके बाद वो कंसोलिडेट करते हैं, फिर गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो इसमें काफ़ी समय लगता है जी। रही बात कि अभी तक हुआ क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जो ये मिनिस्ट्री है ये काम करती है, तो उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज होते हैं और दूसरी तरफ से आपकी ज्वाइंट कंसुलेटिव मशीनरी होती है। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग जो थी वो अप्रैल में हुई थी, अप्रैल 2025 में टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एक, ताकि हम सहमति हो सके उस चीज़ को लेकर हुई थी जी। उसके बाद 20 मई को गवर्नमेंट की तरफ से
ज्वाइंट कंसोलेटिव मशीनरी यानी एम्प्लॉयज़ की जो एसोसिएशन है उनके जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा जी। उनको एक लेटर जारी होता है, गवर्नमेंट ने ये लेटर जारी किया कि हम इन मिनट्स आप कह सकते हो कि जो हमारी मीटिंग हुई थी उन पर ये चर्चा हुई और ये मिनट्स उसकी हैं जी। उस मिनट्स में से कुछ चीज़ों पर बात करूँगा, मैं फिटमेंट फैक्टर पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा जी। आप कहोगे कि जी अभी बने ही नहीं, फिटमेंट फैक्टर कैसे हो सकता है? हालांकि हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि लगभग इतना होगा, पुराने को अनुमान लगा के जी। लेकिन उस चीज़ को छोड़ दो, जो मुद्दे आए जी, उन मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे जी। सबसे अहम जो मुद्दा आया वो आया फैमिली यूनिट को लेकर जी, कि फैमिली यूनिट 3 से 5 करने की बात की गई जी। और वो ये सोचकर की गई, सरकार ने कहा कि एम्प्लॉय के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए अपने माँ बाप की सेवा करना सिर्फ नैतिक कर्तव्य नहीं है बल्कि आपका कानूनी कर्तव्य भी है, बिल्कुल लीगल वो भी है। और इसीलिए जेसीएम ने भी यही पक्ष रखा सरकार के सामने कि भाई जो सीनियर सिटीजन्स केयरिंग एक्ट 2022 में सरकार ने बनाया कि भाई एक बच्चे को अपने माँ बाप की केयर करनी ही करनी होगी, तो वो फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 कर दी। अभी तक फैमिली यूनिट में पति पत्नी और बच्चा, माँ बाप नहीं थे जी। अब वो 5 कर दी। तो अब एम्प्लॉयज ये कह रहे हैं, जेसीएम ये कह रहे हैं कि भाई आपके जितने भी पीछे के पे कमीशन आए हैं वो फैमिली यूनिट 3 को कंसीडर करके आए हैं। अब जब हमें 5 को कंसीडर कर रहे हो तो हमारा फिटमेंट फैक्टर उसी रेशो में, उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए, चाहे वो वहां तक ना पहुंचे, लेकिन क्योंकि 2 मेंबर आपने कानूनी रूप से जोड़ दिए हैं तो सरकार ने उनकी इस बात पर सहमति जताई है और ये कहा है कि हम पीएमओ को इसकी वो भेज रहे हैं, रिकमेंडेशंस के लिए भेज रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा उन्होंने जो लिया कि जो एम्प्लॉई रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन का कम्यूटेशन पोर्शन 15 साल में कवर होता है जी। अभी तक जो है उन्होंने ये कहा, कुछ एम्प्लॉइज सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप 12 साल में कीजिए, 12 साल से ज़्यादा मत लीजिए। तो उन्होंने ये बात कही है कि भाई आप इस कम्यूटेशन पोर्शन जो है या फुल पेंशन जो है, जो 15 साल के बाद रिस्टोर होती थी, वो 12 साल के बाद रिस्टोर होनी चाहिए, पूरी मिलनी चाहिए। उसमें ये कहा है कि भाई हम इसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उनके पास भेजेंगे और वहाँ से अगर आ गया तो हम इसको पे कमीशन में इंक्लूड करवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है। फिर उन्होंने एक बात और कही कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि सीनियर को जूनियर से कई बार कम पे मिलती है कि सीनियर पहले प्रमोट हो गया, जूनियर बाद में प्रमोट हुआ, लेकिन जूनियर सीनियर से ज़्यादा पे ले रहा है। स्टेपिंग अप का रूल है कि भाई सीनियर की जूनियर के बराबर तनख्वाह हो जाएगी, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये कहा कि भाई वैसे तो हमने ये लेटर जारी कर दिया है, लेकिन अगर कोई ऐसा केस है तो वो आप केस हमारे पास भेजो, डीओपीटी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भेजो और केस टू केस हम इसको क्लियर कर देंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया है। फिर उन्होंने एक चीज़ और मांगी है एम्प्लॉयज़ ने कि जो HBA एडवांस है वो 25 लाख रुपए से बढ़ाकर एम्प्लॉयज़ के लिए 50 लाख किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि भाई इसमें जैसे ही 8वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस आ जाएंगी उसके बाद हम अर्बन
डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इन दोनों के साथ मिलकर डिस्कस करके ये इसके ऊपर आपके सहानुभूति पूर्ण जो है विचार किया जाएगा। एक और मुद्दा जो एम्प्लॉयज ने 23 अप्रैल की मीटिंग में उठाया था स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें ये कहा था कि भाई हर व्यक्ति को क्या है कि जब वो 1 साल की सर्विस पूरी कर लेता है जी, तो उसको एक इंक्रीमेंट अर्न करता है जी। अब लेकिन मान लो कोई इंक्रीमेंट एम्प्लॉयज का लगता है 1 जुलाई को। अब यदि कोई व्यक्ति 30 जून को रिटायर हो गया, सर्विस तो उसकी 1 साल की पूरी होगी, लेकिन 1 जुलाई को वो ऑन रोल नहीं की है, इसलिए उसको वो इंक्रीमेंट 1 साल का नहीं, 1 साल की इंक्रीमेंट नहीं मिलती थी जी। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये नोशनल इंक्रीमेंट हर वो एम्प्लॉई जो 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर होता है उसको एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से एम्प्लॉयज ये केस जीत चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हाँ, उसमें भी ये कहा कि भाई ये तो पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी जारी कर चुके हैं लेटर, लेकिन वो अभी लागू नहीं हो रहा। तो उसके बारे में भी सरकार ने ये कहा है कि भाई हम लेटर जारी कर चुके हैं और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपकी जल्द ही हम सॉर्ट आउट कर देंगे जी। और एक और इसमें जो मेन मुद्दा उठाया गया वो मुद्दा उठाया गया एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है जी, जिसमें हर एम्प्लॉयज के ए क्लास से लेकर डी कैटेगरी तक किसी के 120 रुपये कटते हैं पर मंथ, किसी के जो है 60 रुपये कटते हैं, किसी के 30 कटते हैं, किसी के 10 या 15 रुपये कटते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है लगभग 1.5-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस एम्प्लॉय का होता है। और ये 1990 में जब शुरू की गई थी, उसके बाद आप ये देखें कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी बहुत बदली, काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। तो अब एम्प्लॉयज एसोसिएशन का ये कहना था कि भाई ये जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है ये कम से कम 10 लाख रुपए की होनी चाहिए, कि 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की हो और आप इसको रीस्ट्रक्चर करें। सरकार इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि भाई हम एक न्यू स्ट्रक्चर जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर हो सके। तो ये कुछ बातें थी जो हैं। फिटमेंट फैक्टर कितने ही हम कर रहे हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और उस अनुमान का मेन जो आधार होता है वो आधार होता है आपके डियरनेस अलाउंस के ऊपर कि डीए हमारा कितना है। ठीक है, तो जनवरी से 55% डीए था, अगर मैं जुलाई से कितना होगा वो डिपेंड करेगा आपका जनवरी से लेके जून तक कितनी आपके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स क्या है। अप्रैल तक के नंबर आ चुके हैं जी, और अप्रैल तक के जो नंबर आए हैं उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आपकी 57.5% के आसपास डीए हो चुका है जी। लेकिन अगर आज की डेट में डिक्लेयर होगा तो वो 57 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि 55.99 था, वो 55% हुआ था, क्योंकि जो डिजिट के बाद पॉइंट के बाद के हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता जी। हालांकि ये गलत है, उसको अगले में कंसीडर हो जाता है वो, लेकिन ये है कि वो 6 महीने का लॉस हो जाता है। बिल्कुल। और अभी क्या उम्मीद है, कब तक इसके पूरे मेंबर्स चेयरमैन कब तक गठित हो जाएंगे? उम्मीद है कि देखो ये तो पाकिस्तान के साथ थोड़ा हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, अदरवाइज अब तक मेरे हिसाब से हो जाते। अब मुझे उम्मीद है कि जून के महीने में या 15 जुलाई तक चेयरमैन और मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी और समय जो लगना है वो तो लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 साल का समय तो लगना, 1.5 साल का समय लगेगा। अब क्योंकि डिजिटाइजेशन ज़्यादा है तो ये हो सकता है कि वो समय घट के 1.25 साल या 1.5 साल से घटकर 1 साल हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और जो भी अपडेट 8वें वेतन आयोग के बारे में आएगी लगातार हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और सर ने जो बताया है कि 2-3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। एक तो फैमिली यूनिट का दायरा 3 से बढ़ाकर 5 होना, ग्रुप इंश्योरेंस का वो
वो उसका मतलब जो नंबर है वो 1.5-2 लाख है, वो उसको 10 लाख तक की, 10 से 15 लाख तक की डिमांड करना। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि कर्मचारियों का जो एसोसिएशन है वो सरकार के सामने रखे हैं, और उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को 8वें वेतन आयोग में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उन पर अमल करेगी। अभी इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि जो आयोग का चेयरमैन और उसके मेंबर्स का गठन कब होगा। जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में ऑल का बटन जरूर दबाएं, घंटी का बटन, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।